जानकी बुआ लौटी ही थी शहर से और आते ही बैठक के दीवान पर पसर गई। लंबे सफर की थकी तो थी, पर हफ्ते भर बाद घर लौटी बुआ ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे बरसों बाद अपने आशियाने पर वापस आई हो। उनकी गुणवती पुत्र वधू रमा, जिसे उन्होंने अपने सजग स्वाभाविक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण द्वारा दक्ष सुगर गृहिणी में समुन्नत कर दिया था, एक गर्मा गर्म चाय का प्याला और कुछ स्वल्पाहार ले उपस्थित हुई। जानकी बुआ ने एक स्नेह सिक मधुर दृष्टि अपने पुत्र वधू पर डाली और कहा, अरे मैं कोई मेहमान हूँ क्या? पुत्र वधू स्मित हास्य के साथ बोल उठी, आप थकी होंगी माँ। चाय खत्म कर जानकी बुआ ने पूरे हफ्ते का हालचाल पूछ डाला। हालांकि वह फोन पर नियमित खबर लेती रहती थी। रमा ने मामा जी अर्थात जानकी बुआ के बड़े भाई साहब के स्वास्थ्य संबंधी जिज्ञासा पूर्ति के पश्चात दोपहर के खाने के विषय में पूछा। बुआ ने कहा, जिसमें सुविधा हो वही बना लो बिटिया, शाम को मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर उन्होंने रमा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। रमा ने किंचित चिंतित से स्वर में पूछा, क्या बात है माँ, आप किसी बात से परेशान हैं क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जानकी बुआ कुछ न कहकर सिर्फ रमा के सिर पर हाथ फेरती रही। फिर उन्होंने रमा को अपने पास में बांध लिया और उस पर ढेरों आशीषों की अनवरत वर्षा करती रही। रमा अपनी मातृ स्वरूपा सासू माँ के स्नेह से अनभिज्ञ तो ना थी, परंतु आज उनकी अतिशय भावुकता का कारण समझने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। तभी बुआ ने कहा, कुछ नहीं बिटिया, कभी कभी मन भावनाओं से भर उठता है तो प्याला छलक ही जाता है। तू जाकर रसोई संभाल ले, शाम को बात करेंगे। ठीक है माँ, कहती हुई रमा बर्तन समेटकर रसोई की तरफ चल दी। जानकी बुआ अकेली होते ही कुछ ही वर्षों पहले के अतीत में खो गई, जिन दिनों वे अपने ज्येष्ठ पुत्र नारायण के लिए कन्या संधान में व्यस्त थी। तभी उनके ज्येष्ठ भ्राता बद्रीदत्त जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या मनस्विनी का संबंध उन्हें सुझाया था। यह कहते हुए कि मनस्विनी रूपवती होने के साथ ही साथ अति समृद्ध परिवार की एकमात्र पुत्री है। जानकी बुआ स्वभावत गुणों की खोज करने वाले जोरी की तरह थी और उन्हें मनस्विनी का धनाढ़ होना कोई अवगुण तो नहीं, पर गुण भी नहीं लगा था। फिर भी बिना किसी पूर्वाग्रह के एक बार कन्या पक्ष से मिल लेने में उन्हें कोई आपत्ति ना थी। यद्यपि मिल लेने पर भी मनस्विनी उन्हें सब ठीक ठाक सी और आत्म केंद्रित थी लगी थी। बद्रीदत्त जी हालांकि मनस्विनी एवं विशेषतः उसके परिवार पर इस तरह रीझे हुए थे कि उन्होंने तो स्पष्ट ही कह रखा था कि यह गुणी कन्या तो परिवार में आनी ही चाहिए। यदि किसी कारणवश नारायण का संबंध यहाँ स्थापित नहीं होता तो उन्हें अपने कनिष्ठ पुत्र संजीव के लिए मनस्विनी का हाथ मांगने में भी कोई आपत्ति ना थी। वह तो नारायण के संजीव से बड़े होने के कारण वह चाहते थे कि नारायणी का संबंध पहले ठहर जाए। फिर जानकी जी के पति का असामयिक निधन हो जाने से वे उनके तीनों बच्चों नारायण, नरेश और नंदिनी के प्रति अपना दायित्व बहुत भी समझते थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जोड़ियां तो स्वर्ग से ही बनकर आती हैं, तो अंततो गत्वा नारायण का विवाह रमा से तथा संजीव का मनस्विनी से कुछ ही महीनों के अंतर से संपन्न हुआ तथा सभी अपने अपने परिवारों में रम गए। दोनों लड़कों के विवाहोपरांत आज प्रथम अवसर था जब बुआ अपने भ्राता बद्रीदत्त जी के घर आई थी, उनके गिरते स्वास्थ्य का जायजा लेने। घर में बीमार ससुर के होते हुए भी गृह वधू की उपस्थिति प्राय नगण्य ही रहती थी। ना तो ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट रद्द किए जाते और ना ही सहेलियां संग मिल घूमने फिरने और पार्टी इत्यादि का कार्यक्रम ही टाला जाता। इन सब बातों से वैसे तो जानकी बुआ को कोई आपत्ति ना थी, वरन वे स्वयं ही अपने पुत्र वधू को प्रोत्साहित किया करती सैर सपाटे के लिए, यह कहकर कि ये दिन फिर नहीं आने वाले, परंतु हाँ, अपने कर्तव्य से विमुख होकर नहीं, उनके अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करने लायक परिपक्वता सभी में होनी ही चाहिए। बहरहाल जानकी बुआ जितना कर सकती थी भाभी की मदद घर तथा बीमार अग्रज को संभालने में की, और आखिर उनके लौट चलने का दिन भी आ पहुंचा। एक ही शहर रहते हुए भी अग्रज के दोनों पुत्र राजीव तथा संजीव सिर्फ हालचाल पूछने की औपचारिकता ही निभाते रहे। रमा पास ही के विद्यालय में शिक्षिका होने के साथ ही साथ प्राय सभी सामाजिक एवं पारिवारिक उत्सवों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती रहती थी। जानकी जी भी गृहस्थी में यथासंभव सहयोग किया करती। आज जानकी बुआ अपने पुत्र वधू पर गर्व के साथ स्वयं भी दर्प से उबर उठी।
इस छोटे से कस्बे के एक साधारण से मकान के अंदर उनके पुत्र पुत्रवधु किसी राजा रानी सरीखे ही थे, और वे स्वयं भी तो किसी राजमाता से कम न थी। जिस खजाने की वे मालकिन थी उस पर उन्हें गर्व था, और कल को जब वे दौलत छोड़कर जाएंगी भी तो कोई इसमें सेन न लगा सकेगा, वे आश्वस्त थी।